रीडिंग क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो, लाइक एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर रेडिएशन। बट ये एसोसिएटेड सिम्टम्स का जब पार्ट आता है, इसके बाद आपके पूरे लीडिंग क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। लाइक अगर चीप कंप्लेन में पेन नहीं है तो आप पेन का पूछ सकते हो, फीवर का पूछ सकते हो, डिस्चार्ज एंड स्किन चेंजेस का पूछ सकते हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, नोजिया, वॉमिटिंग, हेमेटेमेसिस, मलिना, jaundice, constipation, distension, pressure symptoms in thyroid, symptoms of hypo and hyperthyroidism, then claudication, rest pain in PVD, bleeding PR in again lump in lower abdomen. So these are few सर्जिकल एसोसिएटेड सिम्टम्स। ये मेडिसिन के केस में काम नहीं आएगा। ये लंप इन एब्डोमेन अगर आपको केस आता है लॉन्ग केस, तो ये आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछने हैं। these are pain, fever, discharge, these are all associated symptoms of the abdomen case। आपको ये मग भी करने। बट अगर इसमें से कोई भी अगर चीप कंप्लेंट में प्रेजेंट है तो उसको आपको रिपीट नहीं करना है। लाइक सपोज इधर वॉमिटिंग मैंने लिखा है, बट वॉमिटिंग अगर चीप कंप्लेंट में गया तो वॉमिटिंग एसोसिएटेड सिम्टम में नहीं आएगा। उसके एसोसिएटेड सिम्टम में क्या आएगा? हिमेटेमेसिस आएगा, मलिना आएगा। अंडरस्टैंड? लॉस ऑफ वेट अगर पेशेंट स्पेसिफिकली बोलता है कि बहुत वजन कम हो गया, देन इट विल कम एज अ चीप कंप्लेंट, तो फिर वो इधर नहीं आएगा। फिर उसका एसोसिएटेड चीप एसोसिएटेड सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, ब्रेथलेसनेस, ये सब एसोसिएटेड सिम्टम में आएगा। अंडरस्टैंड? सो आप एसोसिएटेड सिम्टम्स याद रखो, ये पेन, फीवर, डिस्चार्ज, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, हेमेटेमेसिस, मलिना, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन, प्रेशर सिम्टम्स इन थायराइड, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स इन थायराइड, क्लॉडिकेशन इन रेस्ट पेन एंड ब्लीडिंग पेन। क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन एंड थायराइड के सिम्टम्स जानबूझ के डाले हैं, वो एब्डोमेन के केस में नहीं आएगा, बट ये आपको पूछने। दूसरा अलग एक वे है एसोसिएटेड सिम्टम पूछने का, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी। अगर कभी कभी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, लाइक इंग्वाइनल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, वेंट्रल हर्निया है, थायराइड है, ब्रेस्ट है, तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो आपको पता होना चाहिए। लाइक सपोज ब्रेस्ट में लंप है, अगर यंग पेशेंट है तो फाइब्रोएडिनोमा है, फाइब्रोएडिनोसिस है। अगर ओल्ड पेशेंट है तो सीए ब्रेस्ट है। इंग्वाइनल में स्वेलिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस इंग्वाइनल हर्निया होता है जनरली। अम्बिलिकस में स्वेलिंग है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अम्बिलिकल हर्निया डायग्नोसिस होता है। जब आपको डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पता हो जाएगा, तब आप एसोसिएटेड सिम्टम के बाद पूछते हो हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी। बट ये आपको पेपर पे नोट नहीं करना है, एग्जामिनर को बोलना नहीं है कि दिस इज हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी। आपको कंटिन्यूअसली बोलना है। एचओपीआई के बाद एसोसिएटेड सिम्टम हो गए, एसोसिएट सिम्टम के बाद हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी के वेट लिफ्टिंग और रिसेंट वेट गेन हर्निया के लिए, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग फॉर वेरिकोज वेन, constitutional symptoms like infection and malignancy के constitutional symptoms are like loss of appetite, loss of weight, easy fatigability, and then hypo और hyperthyroidism के भी symptoms कभी कभी हिस्ट्री ऑफ इटोलॉजी आते हैं। बट एग्जामिनर को या पेपर पे आपको लिखना नहीं है कि दिस इज हिस्ट्री ऑफ इटोलॉजी। ये आपके मन में रखना है कि मैंने इटियोलॉजी ढूंढने के लिए, अगर आपको पता चल गया ना अभी इंग्वाइनल हर्निया है, तो इंग्वाइनल हर्निया को आपको इटियोलॉजी ढूंढना है। तो इंग्वाइनल हर्निया की इटियोलॉजी में आप क्या पूछोगे? वेट लिफ्टिंग पूछोगे, रिसेंट वेट गेन पूछोगे, स्मोकिंग पूछोगे, एंड देन कॉन्स्टिपेशन पूछोगे, कब पूछोगे। अंडरस्टैंड? सो ये लिखना नहीं होता है हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी, बट मन में रख के आपको पेशेंट को पूछना है। अगर थायराइड में आपको बड़ा स्वेलिंग दिख रहा है एंड पेशेंट लग रहा है आपको मैलिग्नेंसी है, तो आपको पेशेंट के मैलिग्नेंसी के सिम्टम पूछने, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लाइक लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इजी फटीगेबिलिटी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगेन हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी टाइप ही है, सेपरेट उसको लेबल नहीं करना है। हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो कंटिन्यूटी में ही आपको बोलना है। लाइक हर्निया का रहेगा तो इरिड्यूसिबिलिटी, redness, swelling, fever at the inguinal region. Redness, swelling, fever suggests strangulation and irreducibility. These all suggest strangulation. It is a dreadless complication of the hernia. देन ब्लीडिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन। अगर वेरिकोज वेन तो आपको पेशेंट को पूछना है कि कभी कभी ब्लीडिंग हुआ है क्या, वो जहाँ से सूजन है आपको उधर से। देन अगर पीवीडी का पेशेंट है, पेशेंट अगर क्लॉडिकेशन आपको चीप कंप्लेंट देता है,
तो हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन में आपको ब्लैकिश डिस्कलरेशन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एंड रेस्ट पेन पूछना है टू रूल आउट गैंग्रीन और इम्पेंडिंग गैंग्रीन। देन अगर सीए ब्रेस्ट का पेशेंट है तो आपको हिस्ट्री ऑफ मेटास्टेसिस पूछना है। अगर सीए ब्रेस्ट का है तो हिस्ट्री ऑफ मेटास्टेसिस टू द लंबर रीजन, देन लंग, देन ब्रेन एंड देन लीवर, इसका आपको सिक्वेंशियली पूछना है। एंड देन अगर लंप इन एब्डोमेन का पेशेंट है तो हिस्ट्री ऑफ सिम्टम सजेस्टिव ऑफ लीवर सेल फेल्योर। कभी कभी इंट्राब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज लीवर को मेटास्टेसिस हो जाते हैं एंड कभी कभी लीवर सेल फेल्योर हो जाता है, या कभी कभी लीवर का ही मास होता है, हेपेटोसेलुलर मैलिग्नेंसी विच कैन प्रेजेंट लाइक लीवर सेल फेल्योर। देन पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इट कैन इट इज ड्यू टू सिरोसिस एंड इट कैन आल्सो प्रेजेंट विथ लीवर सेल फेल्योर। अंडरस्टैंड? सो आपको हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन हर, अभी आपको थायराइड का पता चल गया कि थायराइड स्वेलिंग है चीप कंप्लेन में, तो थायराइड का कॉम्प्लिकेशंस क्या पूछोगे आप? प्रेशर सिम्टम्स। तो प्रेशर सिम्टम्स थायराइड के कॉम्प्लिकेशन में आएगा, एंड थायराइड का मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट है तो थायराइड का मेटास्टेसिस में आएगा। ब्रेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? दैट ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी कैन इन्वेड चेस्ट वॉल और स्किन, तो स्किन अल्सरेशन, स्किन नोड्यूल्स, then axillary metastasis, axillary lymph node enlargement, cervical lymph node enlargement, supraclavicular lymph nodes, and then metastasis का like lumbar, lung, brain and liver. So आपको हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी पूछने। सो सबसे पहले डेमोग्राफिक्स हो गया, उसमें नेम, एज, सेक्स, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन एंड डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आएगा चिप कंप्लेंट्स, चिप कंप्लेंट्स पे आएगा एचओपीआई, एचओपीआई के बाद आएगा एसोसिएटेड सिम्टम, एसोसिएटेड सिम्टम के बाद आएगा हिस्ट्री ऑफ इटियोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अंडरस्टैंड? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये मस्ट है, ये आपको इतना हिस्ट्री डिटेल में लेना ही होता है पेशेंट का। Now, next important history is past history. Next important history is past history. Note all other previous illnesses. Note all other previous illnesses, operations, accidents, and period of hospitalization. Then ask for diabetes mellitus, hypertension, TB, asthma. कभी कभी पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टीबी, अस्थमा, तो आपको वो रूल आउट करने हैं। अगर कोई पेशेंट सिमिलर इलनेस की वजह से एडमिट हुआ है यार, उसको सिमिलर इलनेस के लिए ऑपरेशन हुआ है, तो वो सब आपको नोट करने। इफ पेशेंट गिव्स हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सर्जरी, आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स, प्रीवियस हिस्टोपैथ ऑफ द डिसीज, देन ड्यूरेशन ऑफ द हॉस्पिटल स्टे एंड एनी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका। चलो सपोज पेशेंट राइट साइडेड इंग्वाइनल स्वेलिंग के लिए आया है, बट पेशेंट ने राइट साइडेड इंग्वाइनल स्वेलिंग का ऑपरेशन ऑलरेडी 4 साल पहले किया हुआ है, तो पेशेंट बोलेगा कि मेरा सेम सेम जगह 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ है। तो नाउ यू आर क्यूरियस कि भाई एक बार ऑपरेशन हो गया फिर से क्यों आया? नाउ इट कुड बी अ रिकरेंट इंग्वाइनल हर्निया। तो आपको पूछना चाहिए कि तब कौन सा टाइप का सर्जरी हुआ था, ओपन हुआ था, लैप्रोस्कोपिक हुआ था, मेश डाला था कि नहीं, कितने दिन एडमिट थे, सर्जरी के कितने बाद आप एकदम ठीक थे, और कितने दिन के बाद वापस ये सूजन आ गया। चलो सपोज पेशेंट इज अ प्रीवियसली ऑपरेटेड केस ऑफ फाइब्रोएडिनोमा एंड उसको 1 साल के बाद वापस ब्रेस्ट लंप हो गया, तो आपको पूछना चाहिए कि कौन सा सर्जरी हुआ था, मैस्टेक्टोमी किया था कि सिर्फ लंप निकला था या सिर्फ गांठ निकला था, वो गांठ जांच के लिए भेजा था कि नहीं, उसका हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट क्या था, डॉक्टर ने आपको बताया था क्या उसमें कैंसर है, अगर कैंसर निकला रहेगा तो उसमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या बोला था डॉक्टर ने, कीमोथेरेपी लेने के लिए बोला था, रेडियोथेरेपी लेने के लिए बोला था, या फिर वापस बड़ा ऑपरेशन बोला था। ये सब आपको पास हिस्ट्री में पूछना है। इफ इट इज अ सिग्निफिकेंट, अगर पेशेंट नहीं बोलता है कुछ, अगर कुछ भी नहीं बोलता है, तो यू कैन से कि पास हिस्ट्री इज नॉट सिग्निफिकेंट। पास हिस्ट्री के बाद आता है ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री। अंडरस्टैंड? पास हिस्ट्री के बाद आता है ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री? ये मेडिसिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, सीओपीडी,
तो ये कितने साल से है, उनको क्या ले रहे हैं, अगर डायबिटीज है इंसुलिन ले रहे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहे, अगर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो AKT लिया कि नहीं, कितने महीने के लिए लिया, 4 ड्रग का AKT लिया कि 5 ड्रग का AKT लिया, कि 2 महीने AKT ड्रग लेके बीच में छोड़ दिया, अगर लिवर ट्यूमर सस्पेक्टेड है, ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो OCP के बारे में आपको पूछना है, ओनली ईस्ट्रोजन पिल्स लिया कि ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। कभी कभी पेशेंट इतने इंटेलिजेंट नहीं होते तो उनको इतना डिटेल नहीं पता होता है, बट आपका काम है जितना भी इंफॉर्मेशन पेशेंट से निकालो उतना आपको निकालना है। देन लास्ट में अगर कुछ ड्रग एलर्जी है तो एलर्जी के सिम्टम कुछ आए थे पास्ट में, वो भी आपको पूछने हैं, अंडरस्टैंड। सो पास्ट हिस्ट्री के बाद आएगा ड्रग एंड एलर्जिक हिस्ट्री, देन आएगा सोशल एंड पर्सनल हिस्ट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। सोशल एंड पर्सनल हिस्ट्री पे भी बहुत चीजें हिस्ट्री टेकिंग में ओपन हो जाती है, लाइक डाइट, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, एपेटाइट एंड वेट, बॉयल ब्लैडर हैबिट्स एंड स्लीप हैबिट्स। These all are important in social and personal history. We can see one by one. In diet, you can ask whether patient is vegetarian or non-vegetarian, because sometimes in vegetarian patients vitamin B12 deficiency is common, and in non-vegetarian spicy foods में पेप्टिक अल्सर डिसीज का प्रमाण ज्यादा है, या गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रमाण ज्यादा है नॉन वेजिटेरियन में। स्पाइसी और ब्लैंड, स्पाइसी अगर खा रहे हैं तो एसिड पेप्टिक डिसीज का ज्यादा चांसेस है, हिमोराइड्स का ज्यादा चांसेस है, फिशर का ज्यादा चांसेस है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रिच डाइट है कि नहीं, फैट रिच डाइट हैज रोल इन CA ब्रेस्ट। अगर पेशेंट बहुत साल से फैट रिच डाइट ले रही है तो सी इज हाई रिस्क कैंडिडेट फॉर अ CA ब्रेस्ट। देन वन ऑफ एग्जांपल इज टैपोइका इंड्यूस्ड ट्रॉपिकल पैनक्रेटाइटिस इन केरला। टैपोइका इज साबूदाना, वो अलग कसावा फैमिली से बनाते हो टैपोइका। टैपोइका कभी कभी पैनक्रेटाइटिस कॉज करता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ट्रॉपिकल पैनक्रेटाइटिस इन केरला। That's why diet, history of diet is very important. Then comes the drinking habits. Then comes the drinking habits. There are some terminology in drinking habits called as teetotaler, that is not taken alcohol in last 1 month, occasional drinker, not taken alcohol in last 1 month, light drinker, drinks alcohol less than 25 units per week in males and less than 15 units per week in females। इस पे कभी मैंने MCQ देखा नहीं है, बट पूछ सकते हैं व्हाट इज लाइट ड्रिंकर, व्हाट इज मॉडरेट ड्रिंकर, व्हाट इज हेवी ड्रिंकर। सो कभी कभी एग्जामिनर, आपने सब आंसर दिया है और एग्जामिनर को आपको किधर तो अटकाना है, तो एग्जामिनर ऐसे साइडी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मॉडरेट ड्रिंकर, व्हाट इज लाइट ड्रिंकर, व्हाट इज हेवी ड्रिंकर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो लाइट ड्रिंकर इज लेस देन 25 यूनिट्स पर वीक इन मेल्स, लेस देन 15 यूनिट्स पर वीक इन फीमेल्स। Moderate drinker 25 to 35 units in males and 15 to 25 units in females. Heavy drinker 36 to 50 units in males and 26 to 35 units in females. And very heavy drinker more than 50 units in males and more than 35 units in female. And what is this 1 unit of alcohol? 1 unit of alcohol equals 8 grams of alcohol. Understand? Now मैं आपको थोड़ा सा ये देता हूँ कि बियर में आइडियली 4% अल्कोहल होता है। सो 100 ml बियर में कितना रहेगा, 4 ग्राम रहेगा। 750 ml के बियर में कितना रहेगा, 30 ग्राम। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। सो बियर में जनरली 4% अल्कोहल होता है। सो 4% अल्कोहल मीन्स 100 ml में 4 ग्राम, अप टू 4 ग्राम, वो एग्जैक्ट 4 ग्राम नहीं होता है, अप टू 4 ग्राम होता है। एंड 750 ml का बॉटल पिया तो 30 ग्राम हो जाता है। अंडरस्टैंड? सो इसके हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हैं, आप लाइट ड्रिंकर हो, मॉडरेट ड्रिंकर हो, हेवी ड्रिंकर हो या वेरी हेवी ड्रिंकर है। एंड हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से भी आपको इवेल्युएट कर लेना है कि पेशेंट अगर ड्रिंकिंग का हैबिट्स बोलता है, ड्रिंकिंग का हिस्ट्री देता है, तो आपको पूछना चाहिए। उसमें और डिटेल पूछ सकते हैं, देसी ले रहा है कि फॉरेन वाला ड्रिंक ले रहा है, क्योंकि देसी के साइड इफेक्ट ज्यादा है। अंडरस्टैंड? कितना कितना पेग हो रहा है वो तो अप्रोक्सीमेटली बोलेगा आपको, थोड़ा सा
यूनिट्स में वो कन्वर्ट करना है, बट पेशेंट तो आपको अप्रोक्सीमेटली बोलेगा। फिर हम लोग यूजुअली पूछते हैं कितना क्वार्टर, जनरली वन क्वार्टर इज 180 ml। वन क्वार्टर इज 180 ml। अगर देसी पीता है तो देसी में ऑलमोस्ट 35 to 40% अल्कोहल होता है देसी में। तो उतना आपको कैलकुलेट, एक क्वार्टर हर रोज पीता है मीन्स क्या, 180 ml मीन्स कितना हो गया, ऑलमोस्ट 60 to 65 ग्राम्स पर डे हो रहा है उसका। अंडरस्टैंड, 60 to 65 ग्राम्स पर डे हो रहा है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है उस हिसाब से। Why alcohol history is more important? Alcohol causes following medical problems. Alcohol causes following medical problems: peptic ulcers, perforation and bleeding, cirrhosis of liver with its complications, gynecomastia, testicular atrophy, neuropathy, pancreatitis, diabetes, osteoporosis, nutritional deficiencies, road traffic accidents, violences, loss of job, psychiatric problems, and most important is alcohol is etiologic agent in many cancers. Understand? There are only few diseases in medical field where alcohol is beneficial, like in dementia and in some Alzheimer's के एकदम early phase में alcohol is beneficial, but alcohol causes most of the problems in medical field. So these are all problems alcohol can create. That's why you should know the drinking habit of the patient. In surgery generally we keep cancer as a long case, so that's why आपको ये पूछना important है। स्मोकिंग, अल्कोहल के बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री में स्मोकिंग। सो पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या देखा, डाइट देखा, अल्कोहल देखा, नाउ स्मोकिंग। So what is importance of smoking in surgical history taking? Smoking increases perioperative risk. Smoking increases the anesthesia related complications such as difficult airway, bronchospasm, hypoxia and post-operative pneumonia. जो भी पेशेंट ज्यादा स्मोकिंग करते हैं वो पेरी ऑपरेटिव हाई रिस्क होते हैं। पुअर वुंड हीलिंग, अल्कोहल कॉजेस पुअर वुंड हीलिंग। हाउ? Nicotine causes vasoconstriction and reduced tissue oxygenation, leading to delayed wound healing, woundations, and increased surgical site infections. Then smoking increases cardiovascular complications. Smoking increases pulmonary complications, COPD, and all that. Understand? So smoking is also bad for any patient. The only disease where smoking is beneficial is inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease, जिसमें smoking is beneficial, but any other disease in medical field, smoking is deleterious or smoking has causes this risk in every patient. The only inflammatory bowel disease में smoking is protected. Okay. Again, smoking also has a effect on bone and tissue repair. Smoking delays bone healing and increases risk of non-union, especially in orthopedic surgeries. Drug meta smoking alters metabolism of anesthetics and analgesic drugs, affecting dosing and recovery. Smoking history is relevant assessing risk, staging, and prognosis of many malignancies, which is more important. Smoking and alcohol causes synergistic effect. What do you mean by synergistic effect? Suppose alcohol causes 1% increase in malignancy and smoking causes 1% increase in malignancy, but both behave independently, then 1%. But if patient take both alcohol and smoking together, then it will raise to 20%. This 20% is called synergistic effect. Understand? This effect is called as synergistic effect. सो अल्कोहल का एक और स्मोकिंग का एक, तो 2% रेज्ड होना चाहिए, बट रेज्ड कितना हो रहा है, 20%. दिस इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. Sometimes examiner will ask you this smoking indices. Okay, again this is a postgraduate answers, but undergraduate should know there are two indices in smoking. Pacquier index, most commonly used. What is formula? Packier's index is number of cigarettes per day divided by 20 into number of years smokes. Suppose 20 cigarettes दिन में पीता है per day for 10 years,
then it is called as 20 pack years, as 10 pack years. 20 cigarettes per day divided by 20 into number of years smoked. So this is 10 pack years. This is 10 pack years. अगर 40 सिगरेट्स पीता है दिन में डिवाइडेड बाय 20, तो 10 इयर्स का कितना हो गया? 20 पैक ईयर हो गया. 10 इयर्स में ही 20 पैक ईयर्स हो गया, क्योंकि ये ज्यादा पी रहा है. और सेकंड इंडेक्स इज ब्रिंकमैन इंडेक्स. ब्रिंकमैन इंडेक्स also called as this is important smoking index. Formula is number of cigarettes smokes per day is equal to number of years smokes. Understand? So is सीधा सीधा formula, number of cigarettes smokes per day, suppose they 10 cigarette and number of years suppose 10 years किया, 100 होता है. Less than 200 is light smoker, 200 to 599 is moderate smoker, and more than 600 is heavy smoker. Understand? These are two smoking indices which are commonly used in practice. The most important is this pack year index. The next important part in personal history, appetite and weight. You should ask about this: loss of appetite, gain in appetite, or loss of weight or gain in weight. What is importance? This assesses nutritional status. Loss of appetite and weight loss suggests malnutrition, which increases risk of poor wound healing, infections, delayed recovery after surgery. आप ध्यान से सुनो, ये वापस शायद कभी आपको सुनने को मिलेगा नहीं, बट इतने इजी आंसर्स होते हैं. एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, आपने ये असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग इतना भी बोल दिया ना, तो भी एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता. अंडरस्टैंड? अगर एग्जामिनर को और डिटेल आंसर चाहिए तो आगे है इंडिकेटर ऑफ मैलिग्नेंसी, क्रोनिक डिसीज इवैल्यूएशन, डिसीज सिवियरिटी एंड प्रोग्रेशन. So this appetite and weight is important. Why? Unintentional weight loss and anorexia are a red flag symptoms of underlying malignancy. अगर पेशेंट डाइटिंग पे नहीं है, इंटेंशनली वेट लॉस नहीं किया है, these unintentional weight loss and anorexia are red flag symptoms of underlying malignancy. It suggests malignancy unless proven otherwise. Chronic disease evaluation. Changes in appetite and weight may indicate chronic diseases such as tuberculosis, chronic infections, endocrine disorders, or liver disorders. Then disease severity and progression. Progressive weight loss reflects advanced disease or prolonged illness and helps in staging and prognosis. उसका अलग एक है, आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, अगर वो ट्रीटमेंट सही वही डिसीज पे काम आया तो पेशेंट का वेट गेन हो जाता है. दैट इज व्हाई एपेटाइट एंड वेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. गेन इन एपेटाइट, गेन इन वेट, योर ट्रीटमेंट इज राइट. ट्रीटमेंट देने के बाद भी एपेटाइट और वेट नहीं इंप्रूव हुआ, then your treatment is wrong. That's why appetite and weight are important. Why? There are many more advantages of appetite and weight in surgical history, like surgical fitness and outcome. उसका अगर वेट नॉर्मल है, एपेटाइट अच्छा है, तो उसका न्यूट्रिशन अच्छा है, एंड देन उसका पेरी ऑपरेटिव मोर्बिडिटी कम रहेगा, मोर्टेलिटी कम रहेगा, एंड लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम रहेगा. पेशेंट के वुंड जल्दी हील हो जाएगा, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. इट समटाइम्स गाइडेंस ऑफ प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन. कभी कभी लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से पेशेंट खाना नहीं खाता है, एंड 1 महीने के बाद हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो सर्जरी के पहले हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, या फिर हीमोग्लोबिन रेज करना चाहिए, या फिर न्यूट्रिशनल डाइटरी एडवाइस देके उसका वेट गेन करना चाहिए. Sometimes loss of weight, loss of appetite sometimes suggest endocrine or metabolic clues like hyperthyroidism, uncontrolled diabetes, hypothyroidism, or steroid use. Understand? So in hyperthyroidism क्या होता है? Increase appetite, weight loss. तो हम लोग क्या बोलते हैं hyperthyroidism? Weight loss in spite of gain in appetite. Understand? Weight loss in spite of gaining increase appetite. एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या बोलते हैं? वेट गेन इन स्पाइट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन पर्सनल हिस्ट्री इज बॉयल ब्लैडर हैबिट्स. बॉयल ब्लैडर हैबिट्स.
So what are importance of bowel and bladder habits in surgical history taking? Localization of the disease, that is changes in bowel and bladder habits help localize pathology to the gastrointestinal or genitourinary symptom. सपोज पेशेंट कभी कभी सिर्फ पेन इन एब्डोमेन बोलता है, चीप कंप्लेंट्स एंड एसोसिएटेड सिम्टम में भी कभी कभी आप भूल जाते हो, लेकिन अगर बॉयल ब्लैडर हैबिट्स में आपने पूछा तो फिर पेशेंट तुरंत बोलता है नहीं, आई एम हैविंग कॉन्स्टिपेशन और आई एम हैविंग लूज मोशन और आई एम हैविंग अल्टरनेट लूज मोशंस विथ कॉन्स्टिपेशन। तो आपका दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है। सो बॉयल ब्लैडर हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट टू लोकलाइज द पैथोलॉजी। अगेन इट इज अ इंडिकेटर ऑफ मैलिग्नेंसीज, altered bowel habits, constipation, diarrhea, alternating pattern, blood in stool. These all suggest sometimes GI malignancy or colon malignancy. Blood in urine suggests bladder or prostate malignancies. Again, bowel habits are important for assessment of obstruction. Constipation, distension may suggest intestinal obstruction. Retention or reduced urine output may suggest urinary tract obstruction. Again, bowel bladder habits depend on neurological involvement. Loss of bowel and bladder control suggests spinal cord or cauda equina involvement, which is a surgical emergency. Like suppose CA breast patients metastasis to the lumbar vertebrae एंड आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते वक्त अगर पेशेंट को आपने नहीं पूछा कि लंबार पेन हो रहा है क्या, आप भूल गए, तो आपको बॉयल ब्लैडर हैबिट में अगर ये सिम्टम पता चल गया कि पेशेंट बोल रहा है कि पेशाब हो रहा है बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स व्हाट, देयर इज लॉस ऑफ बॉयल ब्लैडर कंट्रोल। आपका दिमाग सोचना चाहिए कि सीए ब्रेस्ट पेशेंट में अगर लॉस ऑफ बॉयल ब्लैडर कंट्रोल है, then that means the CA breast has metastasized to the lumbar vertebrae and it is compressing on the spinal cord. That's why this history is important. Again, bowel bladder habits may suggest inflammatory or infective conditions like diarrhea, dysuria, frequency, urgency. ये इम्पोर्टेंट कब है, ये इम्पोर्टेंट कब है जब हर्निया का केस लेते हो आप एंड वही पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगैली होता है, वही पेशेंट को प्रोस्टेटोमेगैली होता है। तो कभी कभी आप एसोसिएटेड सिम्टम में ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स बोलना पूछना भूल गए, तो आपको पर्सनल हिस्ट्री में ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स सब पूछने होते हैं, लाइक ये फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इंक्रीज ट्रेनिंग ऑफ मिक्चुरेशन, दीज आर पॉजिटिव इन प्रोस्टेटोमेगैली। इवेल्युएशन ऑफ फिस्टुलाज, ये थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया कि फिस्टुला एंड ऑल दैट अंडर ग्रेजुएट को समझ में नहीं आएगा। प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, baseline bowel and bladder function is essential for post operative comparison and catheter and stoma planning. Like suppose ऑपरेशन के पहले पेशेंट अच्छे से यूरिन पास कर रहा था, ऑपरेशन के बाद यूरिन पास नहीं कर रहा, दैट मीन्स एनेस्थीसिया के अंडर हो रहा है या फिर कुछ तो कॉम्प्लिकेशन हो गया। अगर 6-7 घंटे के सर्जरी के 6-7 घंटे के बाद भी पेशेंट ने अगर यूरिन पास नहीं किया तो आपको पेशेंट को कैथेटराइजेशन करना है, तो आपको पेरी ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए इजी हो जाता है। Again, urine output is helpful for assessment of hydration and renal function. Sleep habits, again, very neglected habits in surgical practice. But if you are a good surgeon, you should ask patient about sleep habits. Sleep habits क्या बताता है आपको? Assessment of the general health, detection of the sleep related disorders. अगर patient सर्जरी के लिए आया है और इलेक्टिव सर्जरी है बट उसको स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, तो वो पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी इमरजेंसी नहीं होता है। इलेक्टिव सर्जरी 1-2 महीने के बाद भी क्या तो भी चलता है, तो उसके स्लीप हैबिट्स नॉर्मलाइज करनी चाहिए आपको। इंडिकेटर ऑफ डिसीज सिवियरिटी, लाइक अगर पेशेंट को पेन बहुत है, पेशेंट को कफ डिस्पनिया रिफ्लक्स बहुत है, तो पेशेंट का रात का नींद हैम्पर हो जाता है, इट इंडिकेट्स डिसीज सिवियरिटी। अगेन इफेक्ट ऑन पेरी ऑपरेटिव रिस्क, अगर स्लीप डिप्राइवेशन हो गया तो एमआई के चांसेस हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हो जाते हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी हो जाता है, डिलेड वुंड हीलिंग हो जाता है। सो पेरी ऑपरेटिव रिस्क बढ़ता है जो पेशेंट के स्लीप हैबिट्स नॉर्मल रहे। स्लीप हैबिट्स अगर इम्पेयर्ड है तो आपका सस्पिशन सब्सटेंशियल ड्रग एब्यूज पे भी जाना चाहिए। अगर आपने डिटेल हिस्ट्री लिया तो ड्रग एब्यूज का भी आपको पता चल जाएगा। अगर पेन असेसमेंट में भी स्लीप हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सर्जरी किया और पेशेंट को पेन नहीं है
तो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पे पेशेंट अच्छे से सोएगा वार्ड में या आईसीयू में। अगर पेशेंट को पेन है तो उसको नींद नहीं आएगी, अंडरस्टैंड। तो आपको पता चल जाएगा कि पेन मैनेजमेंट कितना अच्छे से हो रहा है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्लानिंग लाइक बेसलाइन स्लीप पैटर्न हेल्प्स इन मैनेजिंग पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, सिडेशन एंड मॉनिटरिंग। अगर पेशेंट ऑपरेशन के पहले अच्छे से सोता था एंड ऑपरेशन के बाद अगर नहीं सो रहा है, मीन्स उसको ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसको एनाल्जेसिया, सिडेशन या कुछ तो जरूरत है, वो आपको समझना चाहिए। दैट्स व्हाई स्लीप हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज menstrual history. We are about to finish, we will finish in 10-15 minutes, so have some patience. Menstrual history क्यों important है? Most important is to exclusion of pregnancy, then differentiation of surgical versus gynecological causes, then indicator of pelvic pathology, and then assessment of anemia. In this is important mostly in gynecological causes, but अगर आपके पास लोअर एब्डोमेन का पेन का पेशेंट आता है या लोअर लंप का पेशेंट आता है तो पहले सर्जरी में आएगा। एंड आपको रूल आउट करना है कि वेदर दिस इज ड्यू टू अ गायनेकोलॉजिकल कॉजेस और सर्जिकल कॉजेस। अगर आपने डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिया तो कभी कभी एकदम कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता है, कभी कभी पेशेंट शॉक में आता है, हिमोरेजिक शॉक में आती है यंग पेशेंट। सपोज 30-year-old फीमेल पेशेंट कम्स टू अ कैजुअलिटी विथ हिमोरेजिक शॉक, एंड हिमोरेजिक शॉक जनरली कम्स अंडर सर्जरी, तो कैजुअलिटी ऑफिसर सर्जन को पहले कॉल भेजता है। बट अगर आपने डिटेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिया एंड उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 महीने के ऊपर है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। कभी कभी वो रप्चर्ड एक्टोपिक की वजह से भी हिमोरेजिक शॉक हुआ रहता है, या फिर कभी कभी एक्यूट पेन इन एब्डोमेन होता है पर एब्डोमेन कुछ फाइंडिंग नहीं रहते हैं, एंड गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट आपकी तरफ बैट करता है कि सी इज हैविंग सर्जिकल कॉजेस, यू रूल आउट योर सर्जिकल कॉजेस फर्स्ट। कभी कभी ऐसे पेशेंट में टॉर्शन ऑफ ओवरी निकलता है, सडनली एक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन विदाउट एनी लम पाल्पेबल, तो कभी कभी टॉर्शन निकलता है। सो दैट्स व्हाई इन दिस पेशेंट्स menstrual history is more important, but more menstrual history is more important इन सर्जरी फॉर सीए ब्रेस्ट। हम लोग सीए ब्रेस्ट में ज्यादा menstrual हिस्ट्री का ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हार्मोनल एंड एंडोक्राइन क्लूज मिलता है आपको कि किसकी वजह से वो डिसीज है। आप इलेक्टिव सर्जरी का टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि मेंसेस में अगर सर्जरी किया एंड कभी कभी पेशेंट को अगर यूरिनरी कैथेटर डालना पड़ता है तो यूटीआई के चांसेस बढ़ते हैं। अगर पेशेंट का इलेक्टिव सर्जरी है तो 2-3 दिन रुक के फिर हम लोग इलेक्टिव सर्जरी करते हैं। Menarche and menopause history helps assess risk of breast, ovarian, and endometrial malignancy. This is the most important point in surgery कि मेनार्च एंड मेनोपॉज कब आया, उसके हिसाब से हम लोग सीए ब्रेस्ट का रिस्क, ओवेरियन मैलिग्नेंसी एंड एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी का रिस्क एसेस कर सकते हैं। मेडिकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। Oral contraceptives increases risk of thromboembolism relevant to perioperative management. Understand? अगर हाई डोज में कॉन्ट्रासेप्टिव लिया हुआ है तो सर्जरी के वक्त थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। बट फॉर सर्जन व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट? टू रूल आउट सीए ब्रेस्ट, और सीए ब्रेस्ट के इटियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द फैमिली हिस्ट्री। Many diseases run in the family. You have to found those diseases in history taking, like genetic surgical diseases, cancer breast और other cancers। जेनेटिक ससेबिलिटी में भी कैंसर्स होते हैं। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, then hernia associated with collagen vascular disease is a familial disease, and medullary cancer thyroid. These are all genetic surgical diseases, huh? Genetic surgical diseases। familial dis- familial diseases, oh, just a minute, huh? Okay,
तो जेनेटिक सर्जिकल डिसीजेस एंड नॉन जेनेटिक सर्जिकल डिसीजेस विच रन्स इन फैमिली. सो फैमिलियल डिसीजेस टू टाइप्स के होते हैं, एक जेनेटिक फैमिलियल डिसीजेस एंड नॉन जेनेटिक फैमिलियल डिसीजेस. जेनेटिक सर्जिकल डिसीजेस में क्या, कैंसर ब्रेस्ट और अदर कैंसर्स, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, कोलॉन में पॉलिप्स होते हैं बहुत ज्यादा, hernia associated with collagen vascular disease and medullary cancer thyroid. These are all genetic surgical disease. What are non-genetic surgical diseases? दो भाइयों में हर्निया हो सकता है. क्यों? दोनों वेट लिफ्टर है, दोनों फार्मर है, दोनों डेली वेजेस के लिए काम करते हैं, तो दोनों हर्निया. एथेरोस्क्लेरोसिस होता है दोनों भाइयों में या दोनों बहनों में. क्यों? उनका डाइटरी हैबिट सेम रहेगा, ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते होंगे, ज्यादा फाइबर डाइट वाले, ज्यादा फ्रूट्स नहीं खाते होंगे, फैट डाइट खाते होंगे, तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है. पाइल्स, अगेन स्पाइसी फूड्स, थायराइड कोलॉइड गोइटर ड्यू टू रेसिडेंस इन हिली एरिया, तो फैमिली के सबको गोइटर हो सकता है. या फिर साल्ट यूज नहीं कर रहे, आयोडिनाइज सॉल्ट यूज नहीं कर रहे, तो सब फैमिली मेंबर्स को गोइटर हो सकता है. अगेन ट्यूबरकुलोसिस, इट्स इन्फेक्शियस, contagious, that's why sometimes it is seen in family members. Understand? So why family history is important? You have to find genetic surgical diseases and you have to find non-genetic surgical diseases also. There are some syndromes, genetic syndromes important in surgical history taking. फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, मल्टीपल कोलोनिक पॉलिप्स, मैंने बोला था मल्टीपल कोलोनिक पॉलिप्स आपको ढूंढने हैं. ये मल्टीपल कोलोनिक पॉलिप्स ऑन हिस्ट्री. अगर इसमें सिम्टम क्या रहेगा, फैमिली मेंबर सबको ब्लीडिंग पीआर होता है. ये फैमिलियल एडिनोमेटिस पॉलिपोसिस में पेन इन एब्डोमेन विथ ब्लीडिंग पीआर होता है. अंडरस्टैंड? लिंच सिंड्रोम, दैट इज हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर्स, increased risk of colorectal, endometrial, ovarian and gastric cancers. Then hereditary breast and ovarian cancer syndromes, BRCA1, BRCA2. अगर आप CA breast का केस ले रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा. एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, तो BRCA1, BRCA2, हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर्स, affect surgical planning and prophylactic surgery. That's why the genetic syndromes are important. One more important genetic syndrome is multiple endocrine neoplasia. There are main one, main two. आपने ये पढ़ा रहेगा पैथो में. So these are important. Peutz-Jeghers syndrome, hematomatous polyps and mucocutaneous pigmentation. Perioral pigmentation होता है and polyps रहता है GI में. That is Peutz-Jeghers syndrome. It is risk for a GI and extra GI malignancy. Then von Whipple-Lindau disease, renal cell carcinoma, pheochromocytoma आणि CNS hemangioblastima. ये MCQ आता है, बहुत सारे एग्जाम में MCQ आया हुआ है. von Whipple-Lindau disease, renal cell carcinoma, pheochromocytoma, CNS hemangioblastima. अगर ये क्यों आपको मैं इतना इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका एक एग्जांपल देता हूँ. चलो लंप इन एब्डोमेन का केस रखा है आपके फाइनल में, वो रहेगा फियोक्रोमोसाइटोमा. तो फियोक्रोमोसाइटोमा जनरली एड्रेनल ग्लैंड से होता है, तो स्वेलिंग कहाँ रहेगा, राइट लंबर या लेफ्ट लंबर रीजन में रहेगा. राइट लंबर रीजन का पेशेंट आपको केस के लिए रखा है, बट रिनल सेल कार्सिनोमा उसको पाल्पेबल नहीं है, बट पेशेंट यहाँ क्या हिस्ट्री देगा, हिमैचुरिया का हिस्ट्री देगा. देन CNS के हिमेंजियोब्लास्टोमा में पेशेंट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का हिस्ट्री देगा. लंप इन एब्डोमेन भी पाल्पेबल है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है, हिमैचुरिया है. योर डायग्नोसिस इज कंफर्म एज von Hippel-Lindau disease. That's why this family history is important. कि फैमिली में किसी को और, चलो सपोज पेशेंट को सिर्फ फियोक्रोमोसाइटोमा है, लेकिन उसके ब्रदर को अगर रिनल सेल कार्सिनोमा है और घर में किसी को हिमेंजियोब्लास्टोमा है, अगर उसने बोला कि नहीं मेरे भाई को रिनल सेल किडनी का कैंसर था और उसका ऑपरेशन हुआ है, तो आपका दिमाग इधर जाना चाहिए कि यार ये फैमिलियल वॉन हिप्पल लिंडाउ डिसीज है. देन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 एंड 2. द न्यूरोफाइब्रोमास रहते हैं स्किन पे, ऑप्टिक ग्लायोमास एंड एकॉस्टिक न्यूरोमा. तो आपको ये कोरिलेशन आना चाहिए. हिस्ट्री टेकिंग इज नॉट जस्ट टेकिंग पेशेंट्स पॉइंट एंड ये, इसमें आपका थिंकिंग बहुत होना चाहिए. सपोज पेशेंट ने 3 सिम्टम बोला, तो आपके दिमाग में 3 सिम्टम में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होना चाहिए.
चौथा सिम्टम आपने हिस्ट्री पे इलिसिट किया, लीडिंग क्वेश्चंस पे निकला, तो आपको पता होना चाहिए कि अरे ये सिम्टम्स वो डिसीज में बैठता है, तो आपका थिंकिंग वो डायरेक्शन में होना चाहिए. दैट्स व्हाई दिस हिस्ट्री टेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. अगेन दीज आर फ्यू. ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास, ब्रेस्ट कैंसर. कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि ब्रेस्ट कैंसर्स में हेरिडिटरी सिंड्रोम्स क्या क्या है. तो BRCA1, BRCA2 हो गया. देन ली फ्रॉमिनी सिंड्रोम एक आता है उसमें. So that's why these are important. Marfan syndrome, cardiovascular anomalies, aortic aneurysm, Ehlers-Danlos syndrome, poor wound healing, vascular fragility, increased surgical complication. This Ehlers-Danlos syndrome is more important in hernia. मैंने बोला था ना हर्निया विद कोलेजन वैस्कुलर डिसीज, तो ये डिसीज एर्लर्स डैनलोस सिंड्रोम. इसमें ये कोलेजन वैस्कुलर डिसीज है, उसमें पुअर वुंड हीलिंग होता है, वैस्कुलर फ्रेजिलिटी होती है, उसमें हर्निया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, अगर पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो वो एनेस्थेटिस्ट को आपको बताना है, क्योंकि पेशेंट पैरालिसिस में रिवर्स नहीं होता है, तो एनेस्थेशिया प्लानिंग के लिए वो क्रिटिकल हो जाता है. दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अदर रेलेवेंट हिस्ट्री क्या होगा इन यंगर एंड पीडियाट्रिक एज ग्रुप? हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड माल न्यूट्रिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिस्ट्री ऑफ फेल्योर टू थ्राइव. अंडरस्टैंड? तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन है कि नहीं. वेरी रेयरली, मेरे पास अभी एक पेशेंट है, थायराइड है उसको, 13 साल का बच्चा है, थायराइड है. इट इज वेरी माल नरिश्ड पेशेंट. उसने इम्यूनाइजेशन हार्डली एक दो इम्यूनाइजेशन लिया हुआ है, एंड क्लासिकल फेल्योर टू थ्राइव के सब सिम्टम्स दिखा रहा है. सो इट इज इम्पोर्टेंट. अंडरस्टैंड? सो दिस कंप्लीट्स आवर हिस्ट्री टेकिंग. सो अगर समराइज करना है तो डेमोग्राफी, नेम, एज, सेक्स, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, religion, date of admission, date of examination, then chip complaints, then HOPI, then associated symptoms, then history of etiology, then history of complication. Understand? Then comes the past history, then comes the personal history, personal or social history, then comes the पास हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री के बीच में ड्रग हिस्ट्री भी डाल सकते हो, ड्रग हिस्ट्री, एलर्जी हिस्ट्री, देन फैमिली हिस्ट्री. Understand? So your case should be sequentially like this. Understand? Your case should be sequentially like this. अगर आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको हर्निया का केस बोलना है एग्जामिनर, तो इतना फ्लुएंटली अगर आपने प्रेजेंट किया, हार्डली 2-2.5 मिनट में आपका प्रेजेंट हो जाता है. A 60-year-old male, 60-year-old male, Mr. Suryakant, residing from Nalasopara, Hindu by religion, uh, admitted on 1st January, examined on 3rd January, comes with a chip complaint of swelling in the inguinal region since 2 months and pain in the inguinal region since 1 month. Patient was apparently all right 2 months back when he noticed a swelling in the right inguinoscotal region, which is initially small, about berry shaped, 2 by 2 centimeter, but over the period of 2 months it progresses to a size of 6 by 6 centimeter, or a lemon shape. Swelling increases on walking, on straining of the stools, and swelling decreases on lying down. Patient also noticed pain in right inguinoscotal region, which is dull aching to dragging type of pain, mild in intensity, which does not increases over the period of 2 months, and there is no aggravating or relieving factors for the pain. Now, on associated symptoms, there is no history of cough, no history of constipation, no history of urinary symptoms. Patient gives history of weight lifting since in last 10 years. Used to do heavy weight
heavy lifting for his daily wages work nearly for 6 to 8 hours a day. Then comes the history of complication, like patient does not give history of constipation, vomiting, generalized pain in abdomen. Patient does not give history of redness, edema, and at the inguinal scrotal region, and patient does not give history of fever with chills. Then comes the past history. Patient is a known case of diabetes mellitus. There is no history of hypertension, asthma, tuberculosis. Patient gives history of similar type of swelling on left side, which he has undergone a surgery 2 years back. The surgery was open type, mesh has been kept, and post operative course was uneventful. Patient is a BD smoker, used to smoke 10 BDs per day. Patient does not give history of alcoholism. There is no loss of appetite, no loss of weight, bowel bladder habits are normal. Family history non-significant. Drug history non-significant. Understand? Now patient is male, you need not comment on menstrual history. Patient is female, you should comment on menstrual history. So कितना टाइम लगा आपको फ्लुएंटली ये हर्निया का हिस्ट्री बताने में? हार्डली 2 और 2.5 मिनट्स. तो इतना फ्लुएंटली आपको ये हिस्ट्री बताना है. टीचिंग करने में मेरे को 1.5 घंटा लगा, बट फ्लुएंटली बोलने में सिर्फ 2 या 2.5 मिनट लगते हैं. सो hope you understand the history taking